Hello and welcome मूवी एक्सप्लेन एंड रिव्यू PS1 पोन्नियिन सेल्वन। तो ये कहानी है चोल साम्राज्य की, इसके स्वर्णिम युग की। इस कहानी को समझने से पहले हमें इसके किरदारों के बारे में समझना होगा। ये कहानी पूरी उस समय के राजनीतिक उठापटक को देख के ही बनाई गई है। पोन्नियिन सेल्वन इसी बुक यानी कि पोन्नियिन सेल्वन बुक के ऊपर ही आधारित। चक्रवर्ती सम्राट सुंदर चोल, जो कि चोल साम्राज्य के राजा हैं, उनको अपने ताऊ जी की गद्दी मिलती है, क्योंकि उनके ताऊ जी के पुत्र मधुरांतरन तब छोटे थे, इसीलिए सुंदर चोल को राजा बनाया गया था। पर अब सुंदर चोल उस गद्दी को वापस हासिल करना चाहते हैं। इसी के प्लॉट के आधारित ये कहानी बनाई गई है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक युद्ध दिखाया जाता है, जहाँ पे आदित्य करिकलन, जो कि सुंदर चोल के सबसे बड़े पुत्र हैं, वो राष्ट्रकूट पर आक्रमण कर देते हैं। साथ ही उस लड़ाई को जीत भी लेते हैं एंड राष्ट्रकूट के राजा गोटेकन को मारने वाले होते हैं, लेकिन वो उसे जीवन दे देते हैं। वो जीवन दान नहीं चाहता, फिर भी वो उसे छोड़ देते हैं। आदित्य करिकलन अपने सबसे भरोसेमंद सहायक को, जिसका नाम वल्लभरायन वदंते है, उसे तंजौर भेजते हैं, जहां वो उससे बोलते हैं कि तंजौर के पास जो किला है उसमें एक सभा होने वाली है, जिसमें उसे जाना है और देखना है कि वहाँ क्या हो रहा है। और जो भी वो देखेगा वो सबसे पहले जाके अपने पिता को बताएगा और उसके साथ ही उनकी बहन कुंदुमरई को भी बताना होगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि राजा सुंदर चोल के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं, जिसमें आदित्य करिकलन सबसे बड़े, अरुणमौली छोटे और कुंदुरमई सबसे छोटी बहन है। वल्लभरायन जब उस किले में पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि उस किले में एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें कि पर्वतेश्वर, जो कि चोल साम्राज्य का कोषाध्यक्ष है, अपनी पत्नी नंदिनी के साथ आया हुआ है। वहाँ पर चोल साम्राज्य के अन्य मंत्री भी आए हुए हैं, जो कि इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि मुदांतरन को ही अब राजा बनाया जाएगा। चूँकि अब सिंहासन पर आदित्य करिकलन का अधिकार है, इसलिए अब उन्हें मिलकर मुदांतरन को चोल साम्राज्य का राजा बनाना चाहिए। वल्लभरायन सारी जानकारी लेके तंजौर के किले पे जाना चाहता है, जहां उसकी रास्ते में पर्वतेश्वर की पत्नी नंदिनी से भेंट होती है और वो उसे एक मुद्रिका देती है और बोलती है कि वो आकर उससे मिले। वल्लभरायन तंजौर के किले में पहुंचता है, जहां पे वो मुद्रिका दिखाकर उनसे राजा से मिलने की आज्ञा लेता है, लेकिन उसे आज्ञा मिल नहीं रही होती है। काफ़ी कुछ करने के बाद उसे आज्ञा मिल ही जाती है। वो राजा के पास जाता है और उन्हें सारी जानकारी देता है कि किस तरह पर्वतेश्वर और मुदांतरन मिलकर राज्य पे कब्जा करना चाहते हैं। उसके पास एक तलवार होती है, जिसे देखकर राजा सुंदर चोल समझ जाते हैं कि ये उनके पुत्र का दूत है। वो पर्वतेश्वर और बाकी सबसे कहते हैं कि उनका ध्यान रखें, पर पर्वतेश्वर वल्लभरायन को अपने कब्जे में करना चाहता है, इसलिए उसे कैद खाने में डालने के लिए बोल देता है। लेकिन वल्लभरायन बहुत ही चालाक है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। भागकर वो रानी नंदिनी के महल में पहुँचता है, जहाँ पे रानी नंदिनी उससे वहाँ आने का कारण पूछती है। तो वो बताता है कि वो राजा सुंदर चोल से मिलने आया था और अब उसे राजकुमारी कुंदुरमई के पास जाना है। रानी उसे एक ऑफ़र देती है कि वो जो भी कुंदुरमई उसे बताएगी वो आकर सीधा रानी नंदिनी को बताएगा, इसीलिए इसके लिए उसे काफ़ी बड़ा इनाम भी मिलेगा। वल्लभरायन उसकी बात मान लेता है और वहाँ से एक गुप्त रास्ते के द्वारा चला जाता है, जहाँ वो एक खजाना देखता है। वहीं पर पर्वतरायन और रानी नंदिनी दोनों आते हैं। वो बात कर रहे होते हैं
जो कि वल्लभरायन सुन लेता है। वो समझ जाता है कि रानी नंदिनी उन्हें फंसाना चाहती है, तो वहाँ से निकलकर सीधा राजकुमारी कुंदुमई के पास पहुँचता है, जहाँ वो कुंदुमई से सारी घटना की जानकारी बताता है और उन्हें महल जाने के लिए बोलता है। राजकुमारी कुंदुमई उसे एक और दूसरा ऑफ़र देती है। वो उसे बोलती है कि वो जाकर उसके छोटे भाई अरुणमौली को यहाँ तंजौर लेके आए, जो कि अभी सिंगला में है। यहाँ पे राजकुमारी की एक सहेली भी होती है। राजकुमारी उनसे कहती है कि वो एक पत्र लेकर जाए, जिसे पढ़कर उसका छोटा भाई वापस आ जाएगा। साथ में एक और राजकुमारी जिससे अरुणमौली का विवाह तय है, वो उन्हें एक खत देते हैं। खत को लेकर वल्लभरायन सीधा सिंगला के लिए निकल जाता है। कुंदुमई वापस तंजौर आती हैं, जहाँ पे वो रानी से मिलती हैं। रानी नंदिनी उनका स्वागत करती हैं। कुंदुमई काफ़ी समझदार और शातिर हैं। वो सारी चालें अच्छी तरह से समझ रही होती हैं। साथ ही वो अपने पिता को भी समझाती हैं कि इस वक्त राज्य की स्थिति क्या है और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। यहाँ पर मुदांतरण की जो माँ हैं, वो भी नहीं चाहती कि मुदांतरण अब राजा बने, क्योंकि उसके पिता चाहते थे कि वो एक शिव भक्त बने, पर मुदांतरण अब अपने राज्य पे कब्जा चाहता है और राजा बनना चाहता है। इसीलिए वो उनकी कोई भी बात मान नहीं रहा होता। रानी नंदिनी और पर्वतेश्वर मिलकर एक योजना बनाते हैं। रानी नंदिनी पर्वतेश्वर से बोलती है कि वो राजा से जाकर ये कहे कि प्रजा में ये बात चल रही है कि राजकुमार आदित्य करिकलन और उनके छोटे भाई अरुणमौली यहाँ फौजी लेके आ रहे हैं, जो कि राजा को सिंहासन से हटाना चाहते हैं। इसीलिए उन दोनों को वापस बुला लेना चाहिए। पर आदित्य करिकलन राजधानी तंजौर वापस नहीं आना चाहते। हमें एक बार फिर से आदित्य करिकलन दिखाए जाते हैं, जो कि एक और युद्ध जीत लेते हैं। यहाँ पर उनके सेनापति उन्हें तंजौर वापस जाने के लिए बोलते हैं और समझाते हैं कि उनके पिता को उनकी आवश्यकता है, पर आदित्य करिकलन वापस तंजौर नहीं जाना चाहते। यहाँ पे हमें पता चलता है कि आदित्य करिकलन का एक पास्ट था और उस पास्ट में आदित्य करिकलन रानी नंदिनी से प्रेम करते थे। सेनापति उन्हें समझाते हैं कि अब वो किसी और की पत्नी है और उन्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। आदित्य करिकलन यहाँ पे अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं और वो सोचते हैं कि कैसे नंदिनी उन्हें छोड़ के चली गई थी या पर उन्हें राज्य से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो एक, इसीलिए रानी नंदिनी से फिर उनकी भेंट नहीं हुई। पर जब उनकी वहाँ भेंट हुई तो वो पांड्यन के यहाँ हुई, जब आदित्य करिकलन पांड्यन से युद्ध कर रहे थे। वहाँ पर जब पांड्यन राजा को माने जाते हैं तब उनकी भेंट रानी नंदिनी से होती है। क्रोध में आके आदित्य करिकलन पांड्यन राजा को मार देते हैं। इसीलिए सारे पांड्यन योद्धा राजा करिकलन के दुश्मन बन जाते हैं और चोल वंश को ख़त्म करना चाहते हैं। वो रास्ते ढूंढ रहे हैं नए नए, जिससे कि वो चोल साम्राज्य का अंत कर सके। यहाँ पे पर्वतेश्वर और उनकी पत्नी नंदिनी जो योजना बनाते हैं वो राजा को बताते हैं कि क्या हो रहा है राज्य में। इसीलिए उन्हें अब अरुणमौली को और आदित्य करिकलन को बंदी बनाकर राज्य में वापस लाना होगा और राज्य का कार्यभार संभालने के लिए बोलना होगा। तो यहाँ पे पर्वतेश्वर और उनकी पत्नी नंदिनी राजा सुंदरचोल को इस बात के लिए राजी कर लेते हैं कि वो अपने कम से कम अपने छोटे बेटे अरुणमौली को बंदी बना के राजधानी तंजौर वापस बुला लें। इसलिए राजा सुंदरचोल कुछ सैनिकों को पर्वतेश्वर की अगुवाई में भेजते हैं कि वो अरुणमौली को वापस ले आएं। राजकुमारी कुंदुमई बड़ी ही चालाकी से जो कि यहाँ पे राजकुमारी कुंदुमई बड़ी ही चालाकी और चतुराई से पर्वतेश्वर के साथ मिले हुए कुछ मंत्रियों को लालच दे देती हैं। जैसे कि वो उनसे कहती हैं कि वो अपने भाइयों का विवाह करना चाहती हैं और वो अपनी अपनी कन्याओं का विवाह प्रस्ताव उनके पास ले आएँ। इससे काफ़ी सारे मंत्री अब भटक जाते हैं और वो कुंदुमई की बातों में आ जाते हैं।
इसी प्रकार राजा सुंदरचोल अपनी बेटी कुंदुमई से कहते हैं कि वो जाकर अपने भाई आदित्य करिकलन को वापस राजधानी तंजौर ले आए मना के, क्योंकि वो किसी की भी बात नहीं मानते हैं, इसलिए वो अपनी पुत्री को भेजते हैं। वहीं दूसरी तरफ वल्लभरायन एक नाव के जरिए समुद्र मार्ग से सिंगला के लिए निकल जाता है। वो नाव जिसकी है उसको समुद्र कुमारी कहते हैं। जब वो किनारे पे पहुंचता है तो वो सिंगला के लिए निकल जाता है। वहीं पर समुद्र कुमारी देखती है कि कुछ और सैनिक वहाँ पर आए हैं। जब वो उनके बारे में पूछती है तो उन्हें बताया जाता है कि वो महाराज के लिए जड़ी बूटियाँ खोजने के लिए सिंगला आए हुए हैं। वल्लभरायन जब सिंगला पहुँचता है तो उसकी मुलाकात अरुणमौली से होती है। उनके बीच एक छोटा सा युद्ध होता है जिससे अरुणमौली वल्लभरायन से काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं। जब वो एक मार्ग से जा रहे होते हैं तब वही सिपाही उन दोनों पे हमला करते हैं, लेकिन दोनों बड़ी चतुराई से उन्हें हराने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें बंदी बना लिया जाता है। जहाँ पर एक हाथी पे सवार होकर एक लड़की आती है जो उन दोनों को बचा लेती है। वो दोनों इस लड़की को नहीं जानते, फिर भी उन्हें वो जानी पहचानी सी लगती है। वहीं पर सिंगला का पड़ोसी राज्य का राजा सिंगला पर आक्रमण करना चाहता है और अरुणमौली को बंदी बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ कुंदुमई जब अपने भाई आदित्य करिकलन के पास पहुंचती है और उन्हें बताती है कि उन्हें अब राजधानी तंजौर लौट आना चाहिए, तब यहाँ पे आदित्य करिकलन इसकी बात के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो वहाँ नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पर रानी नंदिनी रहती हैं। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि राजकुमारी कुंदुमई ने ही रानी नंदिनी को तंजौर से निकाला था। राजकुमार उनसे कहते हैं कि उनकी वजह से ही नंदिनी उनसे दूर चली गई हैं, लेकिन वो इस बात का कोई भी स्पष्टीकरण नहीं देती और कहती है कि वो एक आम लड़की है और अनाथ है, इसलिए वो रानी नहीं बन सकती थी और अब वो किसी और की पत्नी है। इसलिए आदित्य करिकलन को इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए और वापस तंजौर आ जाना चाहिए। लेकिन आदित्य करिकलन इस बात के लिए मानते नहीं हैं और वो वहाँ पे आने से साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि राजा सुंदरचोल वहाँ जहाँ आदित्य करिकलन रह रहे हैं वहीं पर आ जाएं, पर इस बात का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता, इसलिए राजकुमारी वापस चली जाती है। यहाँ पे वल्लभरायन अरुणमौली से कहते हैं कि उन्हें तंजौर लौट आना चाहिए क्योंकि उन्हें उनकी बहन ने भेजा है उन्हें बुलाने के लिए। वहीं पर आदित्य करिकलन का एक और सेनानायक आता है जो उन्हें बताता है कि एक टुकड़ी आ रही है अरुणमौली को बंदी बनाने के लिए। अरुणमौली ये बात सुन के इस बात के लिए राजी हो जाता है क्योंकि वो टुकड़ी उनके पिता ने भेजी है और वो वहाँ से एक आम भेष बनाकर निकल जाता है। वो अपना भेष वल्लभरायन को सौंप देता है, जहाँ पर पांड्यन के जो सैनिक हैं वो ये समझ लेते हैं कि वल्लभरायन ही आदित्य अरुणमौली है और वो उन्हें बंदी बना के ले जाते हैं और जो सिपाही अरुणमौली को लेने आए थे उन्हें भी मार देते हैं। अरुणमौली जब ये देखता है कि सारे सिपाही मारे गए हैं और वल्लभरायन को पांड्यन के जो सैनिक हैं वो ले गए तो वो समुद्र मार्ग से उनका पीछा करता है। वल्लभरायन एक जहाज में है जहाँ उसे ऊपर बांध दिया गया है। अरुणमौली वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। इसी बीच समुद्र में तूफान उठता है जिसकी वजह से जहाज में आग लग जाती है। दोनों बहुत बहादुरी से लड़ते हैं और यहाँ पे पांड्यंस को हरा देते हैं, लेकिन जहाज की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और जहाज पानी में डूब जाता है। अंत में हमें ये नहीं दिखाया जाता कि वो दोनों बचे या डूब गए, लेकिन जो लड़की जिसका नाम समुद्र कुमारी है वो अपनी बोट लेकर वहाँ पहुँच चुकी थी। वहीं पर दूसरी तरफ सबको ये सूचना मिलती है कि अब अरुणमौली नहीं रहे। इस बात से आदित्य करिकलन भी तंजौर लौटने के लिए तैयार हो जाता है और वो इस बात का सारा दोष पर्वतेश्वर की पत्नी नंदिनी पर डालता है। अंत में हमें एक लड़की पानी में कूदती हुई दिखाई देती है, जो कि हमें उसकी झलक अंत में दिखाई देती है और वो नंदिनी होती है। साथ ही नंदिनी हमें एक और जगह दिखती है जहाँ वो एक तलवार को निकाल रही होती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये इस मूवी का पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट में इसका निष्कर्ष हमें दिखाया जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।